वेलकम एवरीवन। थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। थर्ड ईयर के फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था पंजाब राज्य का उत्थान और विलय, और इसके अंतर्गत हमने अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह के बीच जो संबंध स्थापित हुए थे उन संबंधों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। और आज हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की। जैसा कि आप सभी को विदित है, रणजीत सिंह ने एक विशाल सिख साम्राज्य का गठन किया था और उस साम्राज्य को एक बहुत ही अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था दी थी और विशाल सेना का गठन रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं रणजीत सिंह की मृत्यु से उत्पन्न जो स्थिति थी, या रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पूरे सिख साम्राज्य की क्या स्थिति थी, तो उस पर आज हम चर्चा कर लें थोड़ी सी इस आंग्ल सिख युद्ध से पूर्व में। तो आप देखिए 27 जून 1839 ईस्वी को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के साथ ही केंद्रीय शासन व्यवस्था का प्रभाव जो था वो क्षीण हो गया था। इसका कारण ये था कि रणजीत सिंह ने जिस ढंग से शासन व्यवस्था को स्थापित किया था उसे प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए योग्य शासक की आवश्यकता थी, यानी शासक में व्यक्तिगत योग्यता होना अति आवश्यक था। और दुर्भाग्य से जो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे उनमें इस तरह की योग्यता देखने को नहीं मिली। यहाँ तक आप देखिए, जो रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात विभिन्न अधिकारी थे, सरदार थे और मंत्री थे, वे सब अपनी अपनी स्वार्थ लिप्सा में लगे रहे और उनकी इन स्वार्थ लिप्सा ने या उनकी इस व्यक्तिगत स्वार्थों की भावना ने विशाल सिख साम्राज्य को काफ़ी कमज़ोर बना दिया। और स्वाभाविक है, अंग्रेज़ काफ़ी धूर्त और चालाक थे। उन्होंने पंजाब राज्य की इस अराजकतापूर्ण स्थिति का पूर्ण लाभ उठाया और यही कारण है दोनों के बीच 1845-46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। अब इस युद्ध के कारणों पर एक चर्चा करें। पहला पॉइंट आप लिखेंगे रणजीत सिंह के कमज़ोर उत्तराधिकारी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो व्यवस्था रणजीत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी उसके लिए शासक की व्यक्तिगत योग्यता होना आवश्यक था। दुर्भाग्यवश वो योग्यता उसके उत्तराधिकारियों में नहीं पाई गई। जहाँ तक हम बात करें रणजीत सिंह के कुल पुत्रों की, तो रणजीत सिंह के कुल 7 पुत्र थे, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र खड़क सिंह जो था वो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। यद्यपि उसका भाई शेर सिंह जो था वह अंग्रेज़ों से सांठ-गांठ करके स्वयं सिंहासन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। और जहाँ तक खड़क सिंह की हम बात करें, खड़क सिंह एक बहुत ही अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का शासक था, लेकिन सौभाग्य से उसका पुत्र था नौनिहाल सिंह, वो काफ़ी महत्वाकांक्षी था और इसीलिए उसने शीघ्र ही शासन की जो वास्तविक बागडोर थी वो अपने हाथ में ले ली। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए, नवंबर 1840 ईस्वी में खड़क सिंह की मृत्यु हो गई और जब खड़क सिंह की मृत्यु के बाद दाह संस्कार से उसका महत्वाकांक्षी पुत्र नौनिहाल सिंह लौट रहा था तो मार्ग में ही दुर्घटनाग्रस्त वो हुआ और इतना घायल हो गया कि उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। डोगरा सरदारों द्वारा शेर सिंह का पक्ष लिया गया और सिंघनवालिया सरदारों द्वारा खड़क सिंह की विधवा को, जो कि गर्भवती थी, पुत्र होने तक संरक्षिका होने का प्रस्ताव रखा गया। यानी खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर के पुनः संघर्ष शुरू हुआ। जैसा कि आप जान चुके हैं, हम लोग डोगरा सरदारों और सिंघनवालिया सरदारों को सिख साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में महाराजा रणजीत सिंह के समय में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। दोनों ही, यानी डोगरा सरदार और सिंघनवालिया सरदार जो थे, उनकी सिख साम्राज्य में, प्रशासन में, सिख सेना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो अब स्थिति ये थी, क्योंकि शासक योग्य नहीं थे, इसलिए उनके बीच उत्तराधिकार को लेकर के अपने अपने पक्ष के
उत्तराधिकारी को नियुक्त कराने या सिंहासन पर बैठाने की प्रतिस्पर्धा जो थी वो काफ़ी तीव्र हो गई थी। और यही कारण है अंग्रेज़ों को पंजाब की राजनीति में प्रवेश करने का अवसर या अंग्रेज़ों को पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो गया। शेर सिंह को अंग्रेज़ों का गुप्त समर्थन प्राप्त था। शेर सिंह एक निहायत ही अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, जिससे पंजाब की राजनीतिक स्थिति जो थी वो और अधिक बिगड़ गई। और स्थिति ये थी कि अब सिंघनवाली और डोगरा सरदार जो थे वो अपने अपने दांव खेल रहे थे और अपने समर्थित पक्ष को वो सिंहासन दिलाना चाहते थे। ऐसी कंडीशन में आप देखिए 1842 ईस्वी में डोगरा सरदारों द्वारा चांद कौर का कत्ल कर दिया गया। जब चांद कौर का कत्ल डोगरा सरदारों द्वारा किया गया तो सिंघनवालिया सरदारों द्वारा भी शेर सिंह और उसके पुत्र प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई। अब आप देखिए, जहाँ ये सिख साम्राज्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, सिख साम्राज्य को मजबूत बना रहे थे, वहीं अब अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर सिख राज्य के ये महत्वपूर्ण स्तंभ एक दूसरे को क्षति पहुंचा रहे थे। इस तरह से आप देखिए, ये जो हत्याओं का दौर था वो निरंतर चलता रहा। इसी दौरान आप देखिए, ध्यान सिंह का पुत्र हीरा सिंह था, जो एक बहुत ही योग्य सेना नायक भी था। उसने लाहौर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उसी के द्वारा रणजीत सिंह के 9 वर्षीय पुत्र दलीप सिंह को गद्दी पर बैठाया गया और रणजीत सिंह की विधवा रानी झिंडन या जिंदन को दलीप सिंह की संरक्षिका नियुक्त किया गया। 21 दिसंबर 1844 ईस्वी को हीरा सिंह की भी हत्या कर दी गई। अब आप इस हत्या के पीछे कारण जानेंगे तो बड़े आश्चर्य की बात है, जिस हीरा सिंह ने दलीप सिंह को सिंहासन दिलवाया था, जिस हीरा सिंह की सहायता से रानी झिंडन संरक्षिका बनी थी, अब अपने प्रेम संबंधों के कारण, क्योंकि लाल सिंह के साथ रानी झिंडन के जो प्रेम प्रसंग थे वो उभरकर सामने आने लगे थे। ऐसी स्थिति में रानी झिंडन हीरा सिंह के प्रभाव को अब स्वीकार नहीं कर पा रही थी, सह नहीं पा रही थी, इसलिए हीरा सिंह की हत्या करवा दी गई। और इसके बाद आप देखिए, हीरा सिंह के बाद रानी के भाई वजीर जवाहर सिंह और उसके प्रेमी लाल सिंह के हाथों में पंजाब राज्य की सत्ता की शक्ति जो थी वो चली गई, या इन लोगों के माध्यम से पूरा प्रशासनिक कार्य किया जा रहा था। अगले पॉइंट के रूप में हम देखते हैं सरदारों के आपसी संघर्ष। अभी हम सरदारों की बात कर चुके हैं, डोगरा राजपूत सरदार एंड सिंघनवालिया सरदार। आप देखिए, एक दृष्टि हम पीछे यदि दौड़ाएं, अपना ध्यान ले जाएं, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद विशाल मुगल साम्राज्य में जो दरबार की गुटबंदी और दलबंदी थी, उसने विशाल मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया था। एंड नाउ यदि हम देखें, सेम सिचुएशन जो थी वो इस पंजाब जैसे विशाल समृद्ध राज्य में स्थिति हो गई थी। जो महत्वपूर्ण सरदार पंजाब साम्राज्य के आधार स्तंभ थे, अब वही आपस में संघर्ष कर रहे थे। कारण इन सरदारों की आपसी स्वार्थ की जो भावना थी, उस भावना से त्रस्त होकर के इन्होंने जिस साम्राज्य को बनाने में, जिस साम्राज्य को मजबूत करने में, जिस साम्राज्य को सुदृढ़ करने में अपना जी जान लगाया था, आज वही साम्राज्य इनकी गलतियों के कारण बिखरता नजर आ रहा था। यहाँ पे आप देखिए, डोगरा राजपूत सरदारों का जो नेतृत्व कर रहे थे उनमें ध्यान सिंह, सुचेत सिंह एंड गुलाब सिंह, ये सतलज से लेकर कश्मीर तक का क्षेत्र जो था वो इन डोगरा सरदारों के अधिकार में था। यानी हम ये कह सकते हैं, एक विशाल भूभाग इन डोगरा सरदारों के अधिकार में था। दूसरी ओर दूसरा पक्ष हम देखें सिंघनवालिया सरदारों का, तो सिंघनवालिया सरदारों का नेतृत्व कर रहे थे अजीत सिंह और अतर सिंह। इनके पास भी बड़ी विस्तृत जागीरें थीं, लेकिन जो सिख सेना थी उसमें सिंघनवालियों का प्रभाव काफ़ी कम था, या आप कह सकते हैं नहीं के बराबर था।
अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, सिख सेना का राजनीति में प्रवेश। ये भी आप देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। सेना का कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है और सेना राजनीति से काफ़ी परे रहती है। आप देखिए महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख सेना अपने शासक के प्रति पूर्णतः निष्ठावान रही, अपने शासक की आज्ञा का पालन करती रही, उसके आदेशों की कभी अवहेलना नहीं की गई। परंतु जब महाराजा रणजीत सिंह के कमजोर उत्तराधिकारी थे, उस समय में ये सिख सेना जो थी वो प्रशासन पर हावी होती चली गई। यदि हम शेर सिंह से और दलीप सिंह तक का शासनकाल देखें तो जितने भी महाराजा हुए, मंत्री हुए और सरदार अपनी अपनी स्थिति एवं सत्ता को बनाए रखने के लिए सेना का सहयोग प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। कई बार आप देखिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जब जो सिख सेना थी वो पूरी तरह से प्रशासन को अपने हिसाब से संचालित कर रही थी। यहाँ पर हम एक बात देखेंगे कि जो योग्य सेना नायक थे, जैसे मुखम सिंह, जैसे दीवान चंद, रामदयाल, हरि सिंह निलवा, ये बहुत ही योग्य सेना नायक थे। सिख सेना के दुर्भाग्यवश रणजीत सिंह के जीवन काल में ही इनकी मृत्यु हो गई और अब ऐसा कोई भी योग्य सेना नायक नहीं था जो इस समस्त सेना को राजा के प्रति निष्ठावान होने के लिए सचेत कर सके, प्रेरित कर सके। स्थिति ये आ गई थी कि सेना महाराजा शेर सिंह के समय में यदि हम देखें, सेना का प्रभाव इतना बढ़ने लगा था। अब स्वयं सेना ने अपनी एक खालसा पंचायत तक बना ली थी और उसके द्वारा वह स्वयं निर्णय करने लगी थी। यानी सेना संबंधी मामले जो थे, जैसे सेना में नियुक्ति करना या किसी सैनिक को पदच्युत करना, सेना के लिए अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था करना, ये सारी बातें जो थी अब उसके लिए स्वयं निर्णय लेने का अधिकार सेना ने अपनी खालसा पंचायत के माध्यम से स्वयं निर्धारित करने का एक पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया था। राजा की उसमें कोई भूमिका नहीं होती थी। जबकि यदि हम बात करें, सेना का जो दायित्व था वो सुरक्षा प्रदान करने का था और वो भी अपनी राजा के आज्ञा अनुसार। लेकिन अयोग्य शासकों के कारण अब जो सेना थी उसने राजनीति में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया था, जो सिख साम्राज्य के लिए एक दुर्भाग्य की बात थी। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की नीति। अंग्रेजों की नीति में कैसे कब परिवर्तन आया। आप देखिए महाराजा रणजीत सिंह के समय तक यदि हम देखें, दोनों के बीच संबंध जो थे वो काफ़ी मैत्रीपूर्ण भी रहे, सद्भावनापूर्ण रहे। हालांकि 1831 से 1839 का पीरियड जो था, जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में, उस दौरान अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आने लगा था। लेकिन फिर भी रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता के बल पर अपने जीते जी सिख साम्राज्य में अंग्रेजों के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया था। रणजीत सिंह की मृत्यु के साथ ही अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आया और अब अंग्रेज सिख राज्य को कंपनी राज्य में मिलाने का स्वप्न देखने लगे। यहाँ आप देखिए, फरवरी 1840 ईस्वी में ऑकलैंड जो था उसने स्वयं सिखों से लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। यानी ऑकलैंड के समय तक हम यदि देखें तो अंग्रेज जो थे वो सिख राज्य की अराजकता और अव्यवस्था के कारण इसे पूर्णतः अपने साम्राज्य में विलीन करने के लिए तत्पर हो उठे थे। 1842 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो जो थे गवर्नर जनरल बनकर वो भारत आया और मार्च 1842 ईस्वी में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने एलनबरो को यह सुझाव दिया कि फिरोजपुर और लुधियाना की सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं। इस बात से यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज जो थे वो सिख साम्राज्य को हड़पने के लिए अपनी पूरी पूर्व में ही सैनिक तैयारी करने के लिए तैयार हो चुके थे और उन्होंने अपनी सेना का जमावड़ा भी करना शुरू कर दिया था। इसमें उदाहरण स्वरूप आप देखिए, एलनबरो द्वारा सरहिंद पर 15,000 सैनिकों को तैनात किया गया। 1845 ईस्वी में सतलज सीमा पर 40,000 से अधिक
अंग्रेज सैनिक और 94 तोपें तैनात कर दी गईं। इन पूरी परिस्थितियों से ये स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे, जबकि संधि के तहत जो सिख सेना थी वो अभी भी अपने अधिकार क्षेत्रों से आगे नहीं बढ़ रही थी, या दूसरे शब्दों में हम कहें उन्होंने अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा सतलज के पूर्वी तट पर लाहौर सरकार के अधिकृत क्षेत्रों को अधिकार में कर लेने से सिख सेना में उत्तेजना फैल गई, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि अंग्रेज़ों को लड़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, सिख सेना को उकसाने का कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था। तब उन्होंने जो सतलज का पूर्वी तट था उस पे लाहौर सरकार के अधिकृत क्षेत्र, लाहौर सरकार इन द सेंस पंजाब राजा के अधीन, उस पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे सिख सेना में उत्तेजना फैल गई। और यहाँ आप देखिए सिख सेना को भड़काने में, जो अभी तक शांत थी, अपने अधिकार क्षेत्र में ही रह रही थी, और संधि की शर्तों का जो पूर्व में सिख राज्य और अंग्रेजों के बीच हुई थी अमृतसर की संधि, इन संधियों की शर्तों को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। लेकिन जो स्वार्थी सिख सरदार थे और ब्रिटिश एजेंट थे, उनके भड़काने से सिख सेना जो थी उसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध लड़ने पर विवश होना पड़ा। इसमें सिख सेना को भड़काने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसमें लाल सिंह एवं तेज सिंह, तोपखाने का संचालक कैप्टन गार्डन एंड ब्रिटिश एजेंट ब्रेफुट जो था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। आप देखिए ब्रॉडफुट ने जो भूमिका निभाई, लाल सिंह और तेज सिंह ने जो भूमिका निभाई, उसने कहीं ना कहीं सिख सेना को पूरी तरह अंग्रेज़ों के विरुद्ध कर दिया, और वे भी युद्ध के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ये उनके मान सम्मान और स्वाभिमान का सवाल था। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की से संबंधित प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।